अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, तो कि हमने पिछले लेक्चर से शुरू किए हुए हैं। आज हम मखसूस ग्राफ के ऊपर बात करेंगे और नॉर्मल कर्व के ऊपर। लेट्स बिगिन। ग्राफ्स फॉर इंटरवल और रेशियो डाटा। हमने स्केल्स पढ़े हुए हैं, 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स, जिसमें आपको याद होगा इंटरवल और रेशियो टाइप्स में से एक आता है। When the data consists of numerical score that have been measured on an interval or ratio scale, there are two options for constructing a frequency distribution graph। यानी कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा के ये दो तरह के स्केल्स यूज हो रहे हों, यानी कि डाटा इंटरवल और रेशियो, तो हमारे पास भी दो ऑप्शंस हैं कि हम कौन सा ग्राफ बनाएंगे। एक तो हम पॉलीगॉन बना सकते हैं, दूसरा हम हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं। तो हिस्टोग्राम्स को हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। Histogram, to construct a histogram, you first list the numerical scores, the categories of the measurement along the x-axis। ऐसे बच्चे जिनको x-axis के बारे में पता है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दें कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो कि लेफ्ट टू राइट वाली लाइन है या राइट टू लेफ्ट वाली लाइन ड्रॉ करते हैं, उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन करते हैं। एक अपवर्ड टू डाउनवर्ड वाली लाइन है, उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस पर हमेशा कैटेगरीज बनाते हैं, जैसे कि सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एक्स एक्सिस पर हम कैटेगरीज बनाएंगे और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी की लिमिट होती है। दो तरह का इसमें वेरिएबल यूज होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, दूसरा डिस्क्रीट वेरिएबल। अगर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो उसकी जो एक कैटेगरी की जो विड्थ होगी, विड्थ कहते हैं उसकी चौड़ाई को, वो क्या करेगी, रियल लिमिट को डिस्क्राइब करेगी कैटेगरी की। अगर डिस्क्रीट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ऐसा वेरिएबल जो कि अपनी इंडिविजुअल जो है ना उसकी हैसियत है, उसमें क्या होगा, हम ईच बार एक्सटेंड एग्जैक्टली हाफ द डिस्टेंस टू द एडजेसेंट कैटेगरी ऑन ईच साइड। यानी कि वो फिर अलग अलग से जो है ना वो बन जाएंगी, बार बन जाएंगी, जैसे एक बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं इस तरीके से। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि जैसे पॉइंट्स में भी जा सकते हैं, और डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं जो हम सिर्फ सिंगुलर जिनकी वैल्यू होती है। जैसे कि अब आपके सामने एक हिस्टोग्राम ग्राफ दिख रहा है। इसका एक्स एक्सिस ये है जिसमें क्विज के स्कोर्स हैं, नंबर करेक्ट स्कोर, ये एक्स एक्सिस में आ जाएगी लाइन जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, जिसके अंदर ये सारे एक्स एक्सिस है। जो दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये वाई एक्सिस है, इसमें हम फ्रिक्वेंसी लिखते हैं। इसकी एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम। The same set of quiz scores is presented in a frequency distribution table and in a histogram। अब यहाँ पर एक स्कोर जो करने वाला बच्चा था वो एक ही था, एक स्कोर एक बच्चे ने किया, एक स्टूडेंट ने किया। दो स्कोर दो स्टूडेंट्स ने किया, 3 स्कोर 4 स्टूडेंट्स ने किया। तो अब देखिए 3 की जो लेंथ है वो 4 तक जा रही है, और 4 स्कोर किन लोगों ने किया है, 3 स्टूडेंट्स ने किया है। 5 स्कोर भी 2 स्टूडेंट ने किया है। ये हो गया हमारे सामने हिस्टोग्राम ग्राफ। अब इसी की अगर हम सामने एक वैल्यू लिखी देखिए तो देखिए 5 जो है वो 2 लोगों ने किया है, एग्जैक्टली 2 पर आ रही है फ्रिक्वेंसी। 4 स्कोर जो है वो 3 स्टूडेंट्स ने किया है, 3 स्कोर 4 स्टूडेंट्स ने किया है, 2 स्कोर 2 स्टूडेंट ने किया है, और 1 स्कोर 1 स्टूडेंट ने किया है। ये एक कॉलम की फॉर्म में है लिखे हुए एक्स, और इसकी फ्रिक्वेंसी इसको हमने ग्राफ की फॉर्म में बना दिया। ग्राफ की फॉर्म में भी हम इजीली इसको रीड कर सकते हैं और कॉलम की फॉर्म में भी। अच्छा जी, लास्ट वाला जो हमने पढ़ा था वो देखा था, वो था एक कॉन्टिन्यूस डेटा के साथ। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कैटेगरी जो है वो 30 to 31 है, 32 to 33 है, 34 to 35 है। एक्स एक्सिस में देखिए हमारे पास कैटेगरीज लिखी हुई है। अब यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम फॉर ग्रुप डेटा। द सेम सेट ऑफ चिल्ड्रन हाइट इज प्रेजेंटेड इन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड अ हिस्टोग्राम। अब यहाँ पर इंचेस में हाइट लिख दी गई है जो कि एक्स एक्सिस में, फ्रिक्वेंसी कितने स्टूडेंट्स की है इसी तरह टेबल में भी दिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं इतनी इजीली कि जो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 2 है, आई मीन 30 to 31 इंच है वो 2 स्टूडेंट्स हैं, 32 to 33 इंचज़ है वो 4 स्टूडेंट्स हैं। इस तरह अगर आप कॉलम में भी देखें तो सेम है, यानी आपको ग्राफ भी पढ़ना आ जाएगा, इस तरीके से ग्राफ बनाना भी आ जाएगा, और स्कोर्स भी जो है वो आइडेंटिफाई करने आ जाएंगे। अब बात करते हैं पॉलीगॉन की। The second option for graphing a distribution of numerical scores from an interval or ratio scale of measurement is called a polygon। To construct a polygon, you begin by listing the numerical scores। बिल्कुल एक्स एक्सिस की तरह numerical scores लिखने हैं। देन आपने एक डॉट बनाना है सेंटर में, जिस तरह आपने ग्राफ पहले बार बनाया है, इसी तरह अब आप सिर्फ डॉट्स लगाएंगे कि कौन सा कितने पे आ रहा है। ये आगे जाके आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगी जब आप पिक्चर देखेंगे इसकी।
A dot is centered above each score so that the vertical position of the dot corresponds to the frequency of the distribution. अब आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, अब आपने सिर्फ डॉट बना देना है। अगर 4 स्कोर करने वाले 3 स्टूडेंट हैं तो 3 की फ्रिक्वेंसी के ऊपर एक डॉट बन जाएगा। बी है अ कॉन्टिन्यूस लाइन इज डॉट, उसके बाद हम उन डॉट्स को मिला देंगे, एक कॉन्टिन्यूस लाइन बना के डॉट्स को बना देंगे और फ्रिक्वेंसी सी वो शो हो जाएगी। द ग्राफ इज कम्प्लीटेड बाय ड्राइंग अ लाइन डाउन टू द एक्सिस, एक्सिस यानी फ्रिक्वेंसी के साथ लाइन ड्रॉ करने से ये पॉलीगॉन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें बार बनाने की जरूरत नहीं है। द फाइनल lines are usually drawn so that they reach the x-axis at a point that is one category below the lowest score on the left side and one category above the highest score on the right side। इसकी भी आपको पिक्चर दिखाते हैं like this। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीगॉन, द सेम सेट ऑफ डेटा इज प्रेजेंटेड इन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन अ पॉलीगॉन। अब यहाँ पर एक स्कोर करने वाला एक स्टूडेंट था क्विज में और 2 स्कोर करने वाले 2 स्टूडेंट थे, तो 2 के आगे फ्रिक्वेंसी के आगे डॉट बन गया है। 3 स्कोर करने वाले यानी 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 4 स्कोर्स किया, या फिर 3 स्कोर करने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं तो फ्रिक्वेंसी चले गई है 4 के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है 4 स्कोर करने वाले 2 स्टूडेंट्स थे, 5 स्कोर करने वाले भी 2 स्टूडेंट्स थे, 6 स्कोर करने वाला 1 स्टूडेंट था और 7 किसी नहीं, यानी इस तरह करके एक लाइन, पहले डॉट्स लगाए गए फिर इन डॉट्स को लाइन के साथ वो है कंप्लीट कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी है, डॉट्स को मिला रही है जो, तो ये हमारा एक पॉलीगॉन ग्राफ बन गया। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई भी मुश्किल वाली चीज़ है, सेम चीज़ यही है। अब इसमें थोड़ी सी कैटेगरीज आ गई, क्लियर है, ये कैटेगोरिकल आ गया, वो थोड़ा सा डिस्क्रीट में आ गया था। अब यहाँ से देखिए देख सकते हैं कि 4 to 5 वाले 2 हैं और 6 to 7 वाले वो कहाँ पे जा रहे हैं, 6 to 7 वाले 3 पे जा रहे हैं। सेम इसी तरह से फ्रिक्वेंसी का जो है वो ग्राफ बन गया। बार ग्राफ, अब बार ग्राफ इज एसेंशियली द सेम एज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट सिर्फ सिवाय इसमें डिफरेंस क्या है, दैट स्पेसेस आर लेफ्ट बिटवीन एडजेसेंट बार। अब बार ग्राफ में एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी के दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बन रह जाती है, जबकि हिस्टोग्राम में ग्राफ बार जो है वो साथ साथ बने होते हैं। फॉर अ नॉमिनल स्केल द स्पेस बिटवीन बार्स एम्फसाइज दैट द स्केल कंसिस्ट ऑफ सेपरेट डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। फॉर ऑर्डिनल स्केल separate bar are used because you cannot assume that the categories are all the same size। अब नॉमिनल स्केल में और ऑर्डिनल स्केल में सेपरेट बार बनते हैं ताकि पता चले कि कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट है, लाइक दिस। हिस्टोग्राम की तरह ही है लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी स्पेस जो है वो बन जाती है। द शेप ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ बात करते हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या होनी चाहिए। ये एक इस तरह की शेप होनी चाहिए कि जिस तरह एक नॉर्मल कर्व की होती है, एक बेल टाइप शेप होती है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नॉर्मल कर्व के दरमियान में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो उसकी एक साइड बिल्कुल ऑपोजिट सेम होनी चाहिए दूसरी साइड की, यानी कि उसकी मिरर इमेज बननी चाहिए। अगर आप इसकी डेफिनेशन भी देखें तो उसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा है। और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, स्क्यूड होगी, या तो सिमेट्रिकल हो सकती है यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड यानी कि नॉर्मल नहीं है, पाइल्ड अप है एक तरफ। तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में एक तरफ पाइल्ड अप हो सकता है, दूसरी तरफ जो है वो टैपर ऑफ हो सकता है, यानी कि एक जानब ज़्यादा हो सकती है, एक जानब कम हो सकती है अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। तो इसकी ज़्यादा आपको क्लियर समझ जाएगी जब हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं। ये जो सामने नज़र आ रही है ये बिल्कुल नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। अगर यहाँ पे 100 के पॉइंट पर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो वर्टिकल लाइन एक साइड जो राइट साइड ऑफ द नॉर्मल कर्व है वो लेफ्ट साइड ऑफ द नॉर्मल कर्व की बिल्कुल मिरर इमेज हो जाएगी, यानी सेम होगी। तो ये चीज़ जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। अब हम स्क्यूड वाली भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे सिमेट्रिकल जो है वो आपको आपके लेफ्ट साइड पे जो ऊपर वाली पिक्चर है वो नॉर्मल कर्व है, देखिए सिमेट्रिकल है, यानी एक साइड दूसरी साइड की बिल्कुल मिरर इमेज है। अब आप अगर नीचे वाली साइड पे देखिए जहाँ पे स्क्वेड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी कि जो पॉजिटिव साइड यानी कि राइट साइड की तरफ स्क्यूड हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है। जबकि इसकी साथ वाली जो पिक्चर है जो कि आपके राइट साइड पे नीचे पिक्चर बनी हुई है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। इसका मतलब है वो नेगेटिव साइड पर नीचे की तरफ स्क्यूड हो रही है, नॉर्मल नहीं है, स्क्यूड है।
तो ये अपनी शेप्स याद रखनी है, आगे जाके आपको फर्दर जो एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होंगे उसके अंदर आपको ड्रॉ करनी होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं परसेंटाइल्स और परसेंटाइल रैंक्स की। The rank or percentile rank of a particular score is defined as a percentage of individuals in a distribution with scores equal to or less than the particular value. When a score is identified by its percentile rank, the score is called a percentile. Percentile और percentile rank का मतलब होता है कि आप टोटल ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ फॉल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में 120 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से आपका 100 में से आपके 60 स्कोर आए हैं और बाकी क्लास के किसी के 50 भी आए, किसी के 40, किसी के 30 भी आए, लेकिन मैक्सिमम लोग 70 तक पहुंच गए हैं और आप उन 120 स्टूडेंट्स में 90 परसेंटाइल पे फॉल कर रहे हो। हालांकि 70 स्कोर वाला या 60 स्कोर वाला जो है वो इतना ज़्यादा 70 पे नहीं पहुंच सकता, 90 पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये क्या होगी, आपकी ओवरऑल पोजीशन चेक कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रही है पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग कि कितना का डिफिकल्ट टेस्ट था जिसमें जो है वो 60 स्कोर वाला या 70 स्कोर वाला 90 परसेंटाइल पे पहुंच गया। To determine percentile or percentile ranks, the first steps is to identify the number of individuals who are located at or below each point in the distribution. आपसे ऊपर कितने लोग हैं और आपसे नीचे कितने लोग हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपका परसेंटाइल रैंक क्या होगा। This can be done most easily with frequency distribution table by simply counting the number who are in or below each category on the scale. The resulting value are called cumulative frequency because they present the accumulation of the individual as you move up the scale. अब कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि आप कौन से वाले परसेंटाइल रैंक पे आ रहे हैं, वो इजीली हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को क्यूमुलेट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है उनको एड अप कर लेते हैं। अगले में हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। Here we go. अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5 स्कोर्स हैं, 1 2 3 4 5 जो कि एड अप। अब यहाँ पे हमने देखना है कि 5 में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये स्कोर्स लिए हुए हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जिसने 5 स्कोर्स लिए हुए हैं वो एक इंडिविजुअल है, और 4 स्कोर्स वाले 5 इंडिविजुअल हैं, 3 स्कोर्स वाले 8 इंडिविजुअल्स हैं, 2 स्कोर्स वाले 4 इंडिविजुअल्स हैं और 1 स्कोर वाले 2 इंडिविजुअल्स हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी को प्लस करें तो हमारे पास 20 आएगा। अब हमने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से, अब CF का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 1 स्कोर है, 1 है 5 वाला, तो उसका परसेंटाइल उसके पास फ्रीक्वेंसी पूरी की पूरी आ जाएगी, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि वो पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी हम पहले नंबर वाले पे लिख देंगे। अब जिसके जो 5 है नीचे वाला, जिसके 4 स्कोरर्स हैं, उसमें से हम पहले वाला माइनस कर देंगे, यानी कि जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है वो माइनस कर देंगे। 20 में से 1 माइनस कर देंगे, 19 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 में से 5 माइनस कर देंगे, 14 आ जाएगा। 5 कहाँ से लिया हमने, ये जो सेकंड वाला फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। अब 19 में से 5 माइनस कर देंगे, हमारे पास 14 आ गया। अब 14 में से 8 माइनस कर देंगे, हमारे पास 6 आ गया। 6 में से 4 माइनस कर देंगे, हमारे पास 2 आया, और 2 में से 2 माइनस, यानी कि ये क्लियर। अब आपने इस हिसाब से देखना है कि जिन लोगों ने 5 स्कोर किया है वो एक ही है और उनका 20 जो है ना वो परसेंटाइल आ गया, यानी कि 20 आउट ऑफ 20, यानी हायर स्कोर। उसके बाद 5 इंडिविजुअल हैं जिन्होंने 4 स्कोर किया, उनका 19 नंबर आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। इसी तरह से जिस तरह हम माइनस माइनस फ्रीक्वेंसी माइनस करते जाएंगे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती जाएगी। क्लियर। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले, ये हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। स्टेम, और आपको पता है कि किससे कहते हैं, लीफ वो पत्ता और स्टेम उसकी जो है वो जड़ होती है। दिस टेक्निक called a stem and leaf display require that each score be separated into 2 parts, the first digit and the second digit. The first digit is called stem and the second digit is called the leaf. For example, x is equal to 85 would be the separate into the stem 8 and the leaf 5. Similarly, x 42 would have a stem 4 and a leaf 2. इसी तरह से हमारे पास जो सामने डेटा दिया हुआ है 83 से लेकर 76 तक देखें तो हम 3 4 5 6 7 8 9 को सेपरेट कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 और 1 की कैटेगरी में कोई भी नहीं दिख रहा, जो 2 से डिजिट स्टार्ट हो रहा है या 1 से डिजिट स्टार्ट हो रहा हो, इसलिए 3 से लेकर 9 तक हमें डिजिट नजर आ रहे हैं। अब देखना 3 वाले कितने हैं, यहाँ पे लाइन देखिए 3 वाले में फर्स्ट लाइन में आ रहा है 32, सेकेंड लाइन में कोई नहीं है, थर्ड लाइन में 33,
और अब यहाँ पे देखिए 2 ही आ गए। 3 हमारा पहला स्टेम हो गया, उसके लीफ बन जाते हैं, एक जो कि पहली लाइन में है 32, तो यहाँ पे 2 आ गया लीफ, और यहाँ पे तीसरी लाइन में 33 है तो 3 इसका आ गया लीफ। अब 3 को एक कॉलम में अलग करके 2 और 3 जो है वो इसकी लीफ बन गई। इसी तरह 4 है, 4 वाली कैटेगरीज भी हमने अलग कर लेनी है। 4 वाले में देखना है कि एक हमें 42 दिख रहा है और दूसरा 46, तो 40 का 4 जो है वो हमारा स्टेम है, हमने उसको सेपरेट कर दिया। 42 का 2 जो है वो लीफ है, वो अलग कर दिया, और 46 का भी 6 लीफ है, उसको भी सेपरेट कर दिया। इसी तरीके से 5, इसी तरीके से 6, 7, 8 और 9 ये सिमिलरली इस तरह जाते हैं। हमें इस तरह इसकी फ्रीक्वेंसी का आइडिया हो जाएगा कि 30s में दो फ्रीक्वेंसीज हैं, 40 में 2 फ्रीक्वेंसीज है। ये आपको कैटेगरीज भी याद आनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए कि 7 वाली कैटेगरी में सबसे ज़्यादा डिजिट्स हैं, यानी कि 7 फ्रीक्वेंसी है 7 वाले डिजिट्स की। ठीक है, क्लियर जी। एंड नोट, इसमें कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आपका ग्रुप तो बना हुआ है, ग्रुप में पूछिए क्वेश्चन को, सजेशन फीडबैक है वो भी दे मुझे। और वीडियो लेक्चर को कन्वर्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तब तक के लिए मैं यही वाला लेक्चर अपलोड कर देती हूँ ताकि ये तो आप तक पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।